दुखियों के दुख हरने को खड़ा हुआ परिवार ये संगठन की पुकार है। और हमको कैसे काम करना है उसका भी तरीका बता देता हूँ आपको कि हमको सब एक साथ कैसे रहना है। कि प्रेम प्यार के बंधन में बंद काम करे हम सारे, प्रेम प्यार के बंधन में बंद काम करे हम प्यारे। दूजे का घर देखें उससे पहले अपनी ओर निहारे। एक दूजे का हाथ पकड़ कर, एक दूजे का हाथ पकड़ कर करे सदा सहकार ये परिमंगल की पुकार। और अंतिम बात, आज यहाँ पर जो जिन नए सदस्य और अधिकारी भी जुड़े हैं उनको भी कार्ड वितरण और बैच वितरण जो संस्था का है वो किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, तिवारी जी ध्यान रख लेना, आप पोस्टमैन आदमी इसलिए कि पद के मद में भूल के हम राह भटक ना जाए, पद के मद में भूल के हम राह भटक ना जाए। और प्रियदर्शी जीवन मिलागे इसको सफल बनाए। पद के मद में भूल के हम राह भटक ना जाए, और प्रियदर्शी जीवन मिलागे इसको सफल बनाए। जग में ऐसा काम करे हम, जग में ऐसा काम करे हम, सब करते रहे जयकार ये संगठन की पुकार है, ये संगठन की पुकार ये। आओ हम सब मिलकर रोके बढ़ता अत्याचार ये संगठन की लिया समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आप सबका आभारी। पावन भूमि और पावन धरावीर तेजा स्थली पर आज मुझे इस मंच पर खड़ा होने का और दो शब्द बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले जुगल जी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने इस एक ऐसा आयोजन जो हरसोर की पावन धरा पर होने जा रहा है, जो एक विश्व का एक मंच होता है और एक विश्व की जो विकट विकराल समस्या जिस पे हम कुछ बात करने जा रहे हैं आपको और हम सब लोग, तो उससे किस तरह से हम एक विकट समस्या से निजात पा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे मंच पर आसीन जी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तथा हरसोर ग्राम के जितने भी महानुभाव, मुख्य अतिथि, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, माता तुल्य, बहन तुल्य, जितने भी लोग यहाँ पे पधारे हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही मेरे परम आदरणीय गुरुदेव जिनके सानिध्य में मैं पढ़ा हूँ, तो मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपके समक्ष मुझे दो शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं मंच की शोभा बढ़ाते हुए, इस प्रोग्राम और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए जो मुझे जिस सब्जेक्ट पे बोलने के लिए मौका मिला है, और वो है भ्रष्टाचार। यानी आज पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की जो विकराल समस्या है, विकट समस्या है, वो है भ्रष्टाचार। लेकिन इस भ्रष्टाचार को पनपाया किसने, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और इसको जन्म किसने दिया? ये पूरे विश्व में इसका जन्म जो भी हुआ मानव जाति से हुआ, हमारे से हुआ, लेकिन आज पूरा विश्व इससे विकट समस्या से ग्रसित है। लेकिन हम इससे आजाद कैसे हो सकते हैं? देखो, मनुष्य के द्वारा जो भी कोई कठिनाई या परेशानी खड़ी की गई है, उसको मनुष्य के द्वारा जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है उससे हम खत्म कर सकते हैं। हाँ, हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम में। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे? हमें 2 मिनट में टेक्नोलॉजी के ऊपर बोलूंगा। पहले, टेक्नोलॉजी दिनों दिन लगातार बदलती रही है, बदलती आ रही है। मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा टेक्नोलॉजी का कि आज हम 10, 15, 20 साल पहले हरसोर बैंक में जाते थे तो वहां पर कैशियर बैठा रहता, हम एक छोटी सी डायरी लेके जाते, वो हाथ से लिखते, उसके बाद हमें पैसा मिलता। लेकिन दिनों दिन बदला हुआ, परिवर्तन हुआ,
और फिर आया चेक सिस्टम। चेक को क्लियर होने में 10-15 दिन लगते, आउट ऑफ स्टेट जाता डाक द्वारा और वापस आते तो 10-15 दिन लगते, तो लोग परेशान होते। और ये परेशानी का कारण ये आवाज वैज्ञानिकों के आवाज में गई, कानों में गई कि ये 15 दिन का जो है क्षेत्र है, टाइम लगता है, इसे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी को कम कर दी जाए जिससे समय कम लगे। तो चेक के बाद में आया आरटीजीएस। आरटीजीएस को क्लियर होने में 8-10 घंटे लगते। इसके बाद फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नेफ्ट आया, नेफ्ट को 2-3 घंटे लगते। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आईएफटीएस आया, विद इन सेकेंडों में ट्रांजैक्शन होने लगा। लेकिन ये सारे काम दिन में होते थे, रात को नहीं होते थे। रात को जब बैंक के बंद हो जाती तो रात को लोग परेशान होते। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, प्लास्टिक कार्ड का दौर आया। लेकिन आज क्या चल रहा है? फोन पे, गूगल पे, यूपीआई नंबर, पेटीएम, आज ये दौर। बीते हुए 10 साल में हमारे सामने देखते देखते इतने बदलाव हो गए, लेकिन अभी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मजाक में रहे। अभी नोटबंदी हुई तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई थी? जो लाइन में खड़े थे। और लाइन में कौन खड़ा था? जो नेट बैंकिंग से नहीं जुड़ा था। टाटा, वांगड़, बिरला, कलेक्टर, एसबी या पैसे वाले लोगों को कभी लाइन में लगते हुए नहीं देखा हुआ, क्योंकि वो समय के साथ अपडेट रहते हैं, हम समय से थोड़ा पीछे चलते हैं। जब बीते हुए 10 साल में इतने बदलाव हो गए तो आने वाले 20 साल में जब मार्केट में कागज का नोट बनना ही बंद हो जाएगा, सरकार खुद नोट बनाना बंद कर देगी, उस समय क्या करेंगे? अब आप बोलोगे भाई तेरे को क्या सपना आ रहा है, क्या नोट बंद क्यों हो जाएगा? नोट बंद होने का कारण क्या है, रीजन क्या है? नोट बंद होने के 2 प्रमुख कारण है पूरे विश्व में। पहला है डुप्लीकेशन और दूसरा है करप्शन। ये पूरे विश्व की विकट समस्याएं हैं, डुप्लीकेशन और करप्शन। कोई भी सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसके बाद भी मार्केट में नकली नोट आ जाते हैं। ये केवल भारत की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। रुपया भी नकली बन रहा है, डॉलर, यूरो, पाउंड सब नकली बन रहा है। तो विश्व के जो दिग्गज लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने ये समझने की कोशिश करी कि दुनिया में ऐसी क्या चीज है जिसका नकली नहीं बनता है। आपका चेहरा, मेरा चेहरा, ये सब कुछ नकली बन जाएगा, लेकिन दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसका नकली ना तो बना है और ना बनेगा, वो है आपका मोबाइल नंबर। यानी एक ही मोबाइल में एक ही नंबर की 2 सिम ना तो चली है ना चलेगी। विश्व में जितने लोग हैं उन सबके मोबाइल नंबर और फिंगरप्रिंट सबके अलग। तो विशेषज्ञों ने फिर रिसर्च करा, समस्या खड़ी होगी, यार ये मोबाइल नंबर बना किससे? फिर इसमें रिसर्च हुआ तो पता चला कि मोबाइल नंबर एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। जिसका नाम है ब्लॉकचेन। आज भारत सरकार के पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, मुकेश अंबानी, टाटा, वांगड़, बिरला के पास ब्लॉकचेन नहीं है। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में कितने पीछे हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक बार कोई चीज बन जाती है, उसका डुप्लीकेशन नहीं होता है। फिर समस्या खड़ी हो गई, ब्लॉकचेन क्या है? फिर इसमें रिसर्च हुआ तो पता चला कि जो 15-20 साल से मार्केट में इंटरनेट चल रहा है, जिससे मोबाइल और कंप्यूटर चल रहा है, उसका भी अपडेट मार्केट में आ चुका है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। आज दिन तक जो हमारे बच्चे स्कूलों में इंटरनेट का पाठ पढ़ते थे, 2023 से वो स्कूलों में ब्लॉकचेन का पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों में ब्लॉकचेन का लेसन शुरू हो चुका है। तो ब्लॉकचेन से हमें इतना पता चल गया कि जो ब्लॉकचेन से जो चीज बनी है उससे नकली नहीं बनता है, जैसे मोबाइल नंबर। तो ब्लॉकचेन से कुछ करेंसी बनी हुई है, कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसी बनी हुई है जो ब्लॉकचेन से बनी हुई है। यानी आज के जब 10-15 साल में इतने बदलाव हो गए, तो आने वाले 20 साल में जब मार्केट में कागज का नोट नहीं होगा, आप एक पेन लेने के लिए छोटे से छोटे केबिन पे जाओगे तो वहां पर भी आपको या तो स्विप कार्ड मशीन से पेमेंट करना पड़ेगा या फिर बारकोड से पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार है वो ब्लॉकचेन से खत्म हो सकता है। इसके अलावा आदमी के कोई हाथ में नहीं है कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है। कैसे? मैं एक ही मिनट और लूंगा और मैं आपको मेरी इस तरह ग्रहण करूंगा कि आज के सैकड़ों साल पहले जो लेन देन होता वो वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय के बाद कोइन आए थे, मार्केट में सिक्के आए थे, सिक्के के बाद में पेपर करेंसी चल रही है, और पेपर करेंसी के बाद में जो आगे करेंसी आने वाली है वो क्रिप्टो करेंसी। और इसी से कैसे होगा
डुप्लीकेशन। जब मेरे आज पहले तो हमें यह समझना है कि भ्रष्टाचार होता कब है। जब हमें यही पता नहीं है कि भ्रष्टाचार होता कब है तो हम इसको खत्म कैसे करेंगे। पहले हमें यह समझना है कि भ्रष्टाचार होता कब है। भ्रष्टाचार तब होता है जब मेरी जेब में फिजिकल करेंसी होती है, कागज के नोट की गड्डी होती है और मैं किसी अधिकारी को धीरे से दे देता हूं तो वो भ्रष्टाचार होता है। जब मेरी जेब में कागज का नोट ही नहीं होगा, मुझे आपको 1 रुपया भी देना है और वो भी आपके खाते में ट्रांसफर करना है तो गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि जनाब 1 रुपया कहां से आया, क्यों आया। इसलिए पूरी दुनिया में एक ही ताकत है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है और वो है ब्लॉकचेन। और भारत सरकार इस पर काम करना शुरू कर दिया है। आज इस पे रिसर्च कर सकते हैं। आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जनता को धन्यवाद। तो देखिए, जो आपने सब्जेक्ट रखा भ्रष्टाचार, यदि हम उस पे जाएं कि चीज क्या है, तो देखो आप सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी केमिस्ट्री या रॉकेट साइंस नहीं है। भ्रष्टाचार एक भ्रष्ट आचरण है। भ्रष्ट आचरण कोई भी कर सकता है। उसमें जरूरी नहीं कि वो पुलिस वाला है या जरूरी नहीं कि वो नेता है या जरूरी नहीं कोई भी हो सकता है वो। लेकिन उसके लिए भारत सरकार ने जो कानून बना रखा है, भ्रष्टाचार निवारण एक विधेयक है, अधिनियम है PSC की, तो उसके अंदर जनरली जो आते हैं वो लोग आते हैं जो सार्वजनिक सेवा में हैं या जो सरकार से ट्रेजरी से कहीं न कहीं अपना सैलरी लेते हैं। वो भले प्रधान जी हो, मैं हूँ या दूसरे जिला परिषद के मेंबर है या फिर कोई यहाँ पे सरपंच है, टीचर है, कोई भी हो सकता है। ठीक, तो उन सबसे ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने पद पर कोई भी किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं ले। देखो, लाभ 2 प्रकार के होते हैं, उचित और अनुचित। यदि मैं अपने घर से ऑफिस गाड़ी का इस्तेमाल करता हूं तो उचित है। मैं यदि एरिया के अंदर जाता हूं, गवर्नमेंट काम के अंदर पेट्रोलिंग, नाइट चेकिंग वगैरह करने जाता हूं, अपने स्टाफ का कौन काम कर रहा है, ठीक है, वो उचित है। यदि मैं किसी प्राइवेट फंक्शन में जाता हूं, वही सरकारी गाड़ी लेके, तो अनुचित है। सरकारी मैं पेन सरकार के ऑफिस में इस्तेमाल करता हूं तो उचित है। वही पेन मैं घर ले जाके बच्चों को स्टेशनरी दे देता हूं तो अनुचित है। ये जो है भ्रष्टाचार की बेसिक चीज है। उससे आप सब कुछ पता लगा सकते हो कि एक आंगनवाड़ी चल रहा है, वहां पर यदि आंगनवाड़ी महिला है, वो बच्चों को खाना खिलाती है, वही पैसा अपने घर ले जाते तो अनुचित है। तो ऐसे ही समाज में जो चीजें अनुचित हैं वो भ्रष्ट आचरण कहलाता है, वहीं से आया है। तो ये तो है बेसिकली कि भाई भ्रष्टाचार चीज क्या। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही मौलिक चीज है, इससे आप सब समझ जाओगे। कोई भी आदमी कोई काम करेगा तो आप इजीली कह सकते हो कि भ्रष्टाचार है या नहीं। ठीक, भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा लेना ही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार वो भी है कि आप पद पे बैठ के उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे प्रधान जी, मान लो इनके किसी दूर का रिश्तेदार है, उसके साथ कोई इश्यू हो गया, पुलिस का हो गया। जैसे कि अभी आपके जो उपाध्यक्ष है उन्होंने मोस्टली मेरे ख्याल से 90% पुलिस को बोला होगा, जो कि उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं जो उन्होंने बताई। वो कभी आज इतना मेरे पास समय नहीं होना, तो मैं विस्तार से बताता कि जो उन्होंने बोली उनकी क्या विसंगतियां हैं जो पुलिस में। इन जनरल कोई भी कह सकता है कि ये आदमी, देखो इस सोसाइटी में थोड़ा सा हटके बोलता हूँ कि आप ये बताओ कि समाज में सभी लोग हैं, जैसे मैं हूँ, यह हूँ, राजनीति कोई भी, हम सभी सरकार से जुड़े हैं। ठीक, ऐसा कौन आदमी जिसको देख के दूर से जनता कहती है कि ये सरकारी आदमी, उसे पुलिस, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म पहनती है। तो वो कोई भी एक्ट करेगा सबको नजर आएगा, बाकी कोई भी एक्ट करेगा वो नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा है। तो चलो फिर वो बात की बात है, लेकिन हम जो मूलभूत हैं कि भाई जैसे मान लो प्रधान जी के कोई आदमी मान लो कहीं पकड़ा गया, कोई बात होगी, कुछ भी होगा, यदि वो उसके लिए अनुचित दबाव डाल रहे हैं थाना अधिकारी पे कि भाई मैं यहाँ का ये हूँ, उसको ऐसा करो वैसा करो, तो वो अनुचित है। यही यदि उसके लिए ये कहते हैं कि ये गरीब आदमी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, उसको किसी ने मार पिटाई कर दिया, थानेदार जी आप केस क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? मैं राजनीतिक यहाँ का प्रतिनिधित्व बोल रहा हूँ, आपको ये काम करना चाहिए, नहीं तो मैं आपका लेके सीनियर ऑफिसर से शिकायत करूंगा, तो वो उचित है। तो इस प्रकार से हम उचित और अनुचित चीजों को विभेद करके हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है। ठीक, भ्रष्ट आचरण है, सिर्फ वो सिर्फ पैसा वैसा इन सबसे नहीं होता, सभी चीजों से होता है। कोई ब्राइब लेता है वो भी भ्रष्टाचार है, देता है वो भी भ्रष्टाचार है, और अपने पद का गलत इस्तेमाल करके लाभ लेता है या अपने किसी को दिलाता है वो भी भ्रष्टाचार। तो उन सब के लिए अलग अलग फॉर्म है, लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा मैं। पहले आपको बहुत ही वो सबको पता है कि आपको एंटी करप्शन यूनिट होती है, विजिलेंस होती है, सब आप आई थिंक वो सब जानते हो, लेकिन मैं जो मूलभूत बात है उसको बताता हूँ कि देखो भ्रष्टाचार है
क्यों आया हमारी सोसाइटी में? आप देखो कि एक बहुत ही बड़ा विद्वान था F.W. विक्स, बहुत कम लोग जानते होंगे उसके बारे में, क्योंकि अध्ययन इतना गहराई से मेरे ख्याल से हर आदमी नहीं करता। हर एक आदमी अपना अपना पैसा होता है। यदि किसान है तो किसान इतनी वो गहराई से पढ़ाई नहीं करेगा, है ना। यदि कलर है तो अपना वो काम करेगा। ठीक, उसने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड का, सोसाइटी का अध्ययन किया। सोसाइटी मतलब समाज, कि हमारे यहाँ की समाज, वहाँ की समाज। तो उसने 3 टाइप के समाज डिसाइड किए कि देखो, एक समाज वो है जो एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज मतलब जो हम एशिया वाले हैं, और उसके अंदर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इधर वाले इंडोनेशिया वगैरह, इनके समाज का अध्ययन किया। एक उसने किया अमेरिका, कनाडा वगैरह, ब्रिटेन वगैरह उनका, और एक अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक, तो उसने देखा कि इन तीनों के अंदर अलग अलग क्या चीज। उसने कहा अफ्रीकन कंट्रीज तो देखो ऐसी है, उनकी सोसाइटी तो ऐसी है, कोई वहां पर भी कानून नाम का सिस्टम ही नहीं, कानून का राज नहीं, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। क्यों नहीं है? सबको पता है कि अनस्टेबल सोसाइटी है वहाँ, आए दिन सत्ता बदल जाती है। वो माइट इज राइट वाली बात है कि भाई कभी ये हो गया कभी वो। ठीक, उसने फिर कहा कि जो मुद्दे की बात है, 2 सोसाइटी की तुलना की कि एक अमेरिकन टाइप की जो सोसाइटी है और एक अपन एशियन में मेनली उसने इंडियन सोसाइटी भी अध्ययन किया था, इवन तक कि वो राजस्थान वगैरह के इधर भी घूमा था। तो उसने कहा देखो, इन दोनों सोसाइटी में फर्क क्या है कि जो अमेरिकन टाइप की सोसाइटी है हर काम स्पेशलाइज है। एक ही आदमी सब काम नहीं करेगा, एक ही सोसाइटी सब काम नहीं करेगी। हर काम का एक अपना तरीका है, उसका जो है चीजें विकसित है। ठीक, जैसे वहां पर मान लो कि फाइनेंस का काम है, तो फाइनेंस में जो एक्सपर्ट आदमी वो करेंगे सब वित्तीय काम। ऐसा नहीं कि हर कोई कर रहा है। यहाँ पर अपने कोई भी जैसे बैंक है तो बैंक के अंदर एक जनरल एग्जाम लेते हैं, उसमें अपॉइंट हो जाते हैं, वो सब काम करते हैं। ठीक, ऐसे ही सरकार के अंदर मान लो वित्तीय सचिव है, वो है, उनका फाइनेंस का क्या बैकग्राउंड है कोई उसमें मैटर नहीं रखता है, वो डिपेंड करता है उसकी सीनियरिटी क्या है, वो क्या उसका। ठीक, तो उसने कहा कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार की, वो यहीं से निकलती है। जब समाज में विशेषज्ञ नहीं होंगे, एक काम करने के लिए जो एक्सपर्ट चाहिए वो नहीं है। हमारे जो विकासशील देश है, इंडिया जैसे लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सब यहाँ पर हर काम को स्पेशलाइज करने का नहीं है। आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले हम यहाँ पर पट्टी वट्टी कराने जाते तो एक नॉर्मल कहीं जो अपना गांव के अंदर प्रैक्टिस करता है उसी करा जाते थे। जैसे जैसे हमने चेतना ही तो हमें पता लगा डॉक्टर अलग होता है, तो फिर हम एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाने लगे। फिर हमारी चेतना बढ़ी तो हमने क्या कहा, नहीं आंख में लगी तो हमें आंख वाले के पास जाना, कान में लगी तो कान वाले के पास जाना। तो धीरे धीरे एक्सपर्टाइज के अंदर हम जाने लगे। ठीक, तो उससे धीरे धीरे चीजें बढ़ रही। लेकिन आज आप एक कॉमन सी बात सोचो कि समाज के अंदर हम सभी एक ही समाज से आते हैं। समाज के अंदर आप देखो लोग किसका ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 2 आदमी है समान पोस्ट पे है। ठीक, एक आदमी हवाबाजी पूरी रखता है, गाड़ी वाड़ी एकदम चमक धमक वाली, एक ड्राइवर रहेगा, एक साथ में इधर उधर रखेगा, 4-5 आदमी साथ घुमाएगा फिराएगा। एक आदमी है उसी पोस्ट पे, वो भी सेम दूसरे पे काम कर रहा है, वो सिंपल सा आता है अपना जो उसका गवर्नमेंट का काम है, रूटीन का काम है, अपने ईमानदारी पूर्वक करता है, एकदम सीधा सादा जीवन व्यतीत करता है। आप बताओ कि सोसाइटी में किसको आप ज्यादा तवज्जो देते हैं, किसकी सोसाइटी आगे पीछे घूमती है? जो हवाबाजी करता है। तो करप्शन कहां से है? अच्छा, वो हवाबाजी जो कर रहा है, 4-5 आदमी का डेली खर्चा उठा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है? वो अपनी तनख्वाह से निकाल जबरदस्ती। तो आप खुद ही तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग जो हमारी सोसाइटी है वो खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, वो एडॉप्ट कर रही है। एक्चुअली हमारे समाज की प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कल्चर के अंदर आ गई वो चीज। हम भ्रष्ट आदमी को भ्रष्ट मानते ही नहीं। हम मानते हैं ठीक आदमी है। कैसे ठीक हुआ भाई? अरे बढ़िया, हर आदमी का काम कर देता है, बोले कैसे भी कर देता है ये काम। और देखो यार हर जगह कहाँ है पैसा वैसा दे देता, कोई भी लोग पैसा मांगे चंदा दे देता। अरे भाई चंदा दे देता, चंदा आता कहाँ से उसके पास? एक आदमी की तनख्वाह तो फिक्स है। वो कौन सा बिजनेसमैन है, क्या है जो सबको चंदा दे रहा है, सबको पैसे उधार दे रहा है? जहाँ जाओ हर जगह, कोई मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, या कोई फंक्शन हो, सोशल फंक्शन, सब पैसा दे रहा है। आ कहाँ से रहा? तो सोसाइटी में जो भ्रष्टाचार का बढ़ावा है वो हम ही लोग, कोई और नहीं देता। जिस दिन हमारी सोसाइटी में ये चीजें आ जाएगी ना, जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, स्विट्जरलैंड सब जानते हैं, स्विट्जरलैंड के बारे में सुना होगा, बहुत अच्छा देश है, सब लोग घूमने जाते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। वहां पर राष्ट्रपति ट्रेन में जाता है। आप सोच सकते हैं ये बात कि वहां का राष्ट्रपति मेट्रो ट्रेन के अंदर अपने ऑफिस जाता है, और बिल्कुल इजी जाता है। ऐसा नहीं कि उसके बैठ के 4 लोग आ रहे हैं, फोटो ये खींचो वो फोटो खींचो, बिल्कुल नहीं। अपने सिंपल जैसे
हम लोग आपस में गांव में घूमते हैं वैसे हो जाता है। तो जब तक इस चीज पे हम नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं होगा। और वो ऐसा नहीं एक दिन में आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मेरा ये जो अपनी एक्सपीरियंस है, मेरा जो अल्प अभी सेवा काल है उसमें मैंने तजुर्बा लिया। अब ये नहीं कि मैं भी यदि यहीं रहता, सब कुछ आपके बीच में रहता, मेरी भी सोच वही रहती यार, अच्छा तड़क बड़े वालों में भी जाकर उनसे हाथ मिलाता, नमस्कार करता, अरे बहुत बढ़िया, आप तो आपके साथ चार ये घूम रहे, आप यहाँ चंदा दे रहे, वहाँ दे रहे। तो हम लोग ऐसे लोगों को हम बढ़ावा देते हैं। जिस दिन आप धीरे धीरे चीजें आएंगी, देखो एक दिन में कोई चीज नहीं आती। जैसे अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि क्रांति की बात है, जैसे आपका जो है कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप धीरे धीरे होती है। जैसे खुद ही हम देखो बात करें, हमारे जो बाप था मतलब परदादा वगैरह किस पे जाते थे, गांव से इधर से उधर किस पे, छकड़ा गाड़ी उसी पे जाते थे। फिर धीरे धीरे हम कैसे किस पे आए, साइकिल पे, सबके घरों में साइकिल आई। फिर किस पे आए, मोटरसाइकिल। अब किस पे आए भाई, ज्यादातर कई लोगों ने जिनके पास उद्योग धंधा वगैरह जिसका भी काम धंधा ठीक चल रहा है उसने फोर व्हीलर ले ली। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसी विकास माइंड। अब हमारे प्रॉब्लम क्या हुई हमारे साथ कि हमने एक साथ हमारा ग्रोथ तो हो गया लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में रात और दिन का फर्क है। वृद्धि ग्रोथ का मतलब है कि हमारा जो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, भौतिक सुविधाएं अचानक बढ़ गई, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब हमारा मानसिक विकास नहीं हुआ। हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, सोचने के लेवल पे कि जो चीज हमें सोचनी चाहिए। तो ये चीजें धीरे धीरे आती है, एक दिन में चीजें नहीं होती। एक होती समाज का जिसको रिदम बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है रिदम, और हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं इसको कि भाई एक समाज का तौर तरीका। तो तौर तरीका रातों रात नहीं बदलता किसी समाज का। तौर तरीका बदलने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। उसमें धीरे धीरे उसमें सबसे बड़ा बेसिक चीज है शिक्षा। आप समाज को शिक्षा दोगे, उसमें लड़का लड़की सबको शिक्षित करोगे तो शिक्षा उसके दिमाग का विकास करेगा। कैसे करेगा? शिक्षा का मतलब ये नहीं कि 1+1 उसने सीख लिया 2 होते हैं, 2 × 2 4 होते हैं, ये सीख लिया शिक्षा होगी। शिक्षा का मतलब किताबें कॉपियां पढ़ेगा, वो उन लोगों के बारे में पढ़ेगा जो इतिहास के अंदर फेमस पर्सनालिटीज है, उन्होंने कैसे उनके अंदर किया, वो फेमस जो वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चल रहा है, कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो पढ़ेगा, अपना वो चीजें वहां से लाके यहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। सिंपल सी बात है। पहले मैं भी इसी समझ, जब मैं अपने नॉर्मल बात करता हूँ, मैं जैसे बहुत ही बेसिक फैमिली से आता हूँ। जब मैं यहाँ इवन तक कि मैंने अपनी स्टडी के टाइम पे ये नरेगा वरेगा सब में काम मजदूरी भी करता है। इवन तक कि मैं सैटरडे जो संडे पहले तो चलो सैटरडे को हाफ डे होता था, संडे को मैं मजदूरी करता था अपना, और उसी से जो पैसा ऐसा उसको नेक्स्ट में काम करता था। इवन तक कि जो हमारा समर और वेकेशन था उसमें भी काम करता था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप जो चीजें हैं, मैं यदि यहाँ रहता मैं भी वही सीखता जो आप बाकी सब जानते हैं। धीरे धीरे मैंने भी चीजें पढ़ी करी तो मेरा अपना मानसिक रूप से मेरे समझ में आई कि भाई इन सब चीजों को कुछ नहीं पड़ा, ये जो हवाबाजी ये इधर उधर की। तो आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि सादा जीवन को, आपका जीवन जितना सादा होगा ना आप उतना ही चीजों को इजीली एक्सेप्ट करोगे। और ये चीजें तब आती है जब आप मानसिक रूप से अपनी चीजों को विकास कर लोगे, तो आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे। बहुत ही एक बार आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर सुनील, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जिसको नेत्र विशेषज्ञ। वो बंदा 10th में मेरिट में, एक आज का 10th नहीं अभी वाला है, कोरोना टाइम का। उस जमाने में जब 10th पास होने के लिए कुछ लड़कों को, तो मेरे साथ वाले 3-4 साल लग जाता था। 12th में मेरिट में था, राजस्थान में टॉप 15 में से उसके साथ ही 8 के साथ ऐसी। उसके साथ 12th के साथ उसका MBBS में हुआ, उसी के बाद उसका PG में भी हुआ। वो बंदा JLM के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बना, एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बना, सब जगह घूम लिया। अब वो बंदा उन सब चीजों से निकल के और अब अपना क्लिनिक चला रहा है। क्लिनिक चलाने की उसके देखो आप तरीका, वो चाहे तो दिन रात ऐसे ये वो कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है अभी भी 2 बजे तक 9 से 2 क्लिनिक करेगा। उसके बाद अपना समय वो किताबें भी पढ़ना, इधर उधर समाज की सेवा करना, कहीं जाना, कहीं कैंप लगा देना, उनमें व्यतीत करना। तो मतलब उस चीज तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए हम सो नहीं करते। वो बंदा चाहे कि दिन रात में पैसे जैसे इधर उधर ये हॉस्पिटल खोल लिया, वो कर लिया, कर पुराट अपना वो सब हवाबाजी वगैरह ये सब कर सकते हैं। फिर भी वो उसने एडॉप्ट जो अनदर बात है वो किया। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक चीजें समझ में आ गया। हम कई बार नहीं कहते आदमी आज तो दुनिया से इन सब चीजों से ऊपर।
क्या, जीवन क्या, व्रत क्या, सत्य क्या है जीवन में, उसको समझ में आता है, तब जाकर वो चीज उसको हम देख कहते थे कि यार ये पागल आदमी है, कैसी बातें कर रहा है, देखो इसके पास सब होते हैं, देखो यार कितने सिंपल रह रहा, क्यों रह रहा, अरे इसको काम करने की कहाँ जरूरत है, इसके पास उतने पैसे हैं, वैसे क्यों काम कर रहा है, कहते हैं अरे वो ऐसे ही नहीं कर रहा, उसको सच्चाई का पता है भाई, जीवन की सच्चाई क्या है। तो मतलब कुल मिला के हम जिस चीज से देते रहे उससे हम और आगे बढ़ गए, और हम आगे बात करें, बहुत ज़्यादा आपका समय मैं वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता है और सभी सम्मानित श्रोता है, तो वो भी अपना जीवन का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। एक और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई जो इंडिया के भ्रष्टाचार पे एक और विद्वान था जिसने स्टडी की, उसमें आपको कहीं किसी को लगे कि ये सच्चाई नहीं है तो आप मुझे उसमें रोक सकते हैं, लेकिन मेरे को वो जो समझ में आया, काफ़ी कुछ ठीक ठाक समझ में आया कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हमारे विकासशील देशों में, क्यों इंडिया की बात नहीं, देखो बांग्लादेश में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, इंडोनेशिया में, विकासशील देश जिनके समाज मतलब भी एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। हम यहाँ हैं और यहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम बीच में हमारा मानसिक लेवल यहाँ आर्थिक सभी ठीक। तो उसने कहा भारत में क्या है, यह विकासशील देशों में एक त्रिकोण बन गया और इसके बीच में जनता पिस रही है। इस त्रिकोण को उसने कहा कि एक तरफ नौकरशाही ठीक, एक तरफ यहाँ राजनेता बैठे हैं और इधर बिजनेसमैन बैठे हैं ठीक, इन तीनों के बीच में जनता पिस रही है। उस विद्वान बिल्कुल सटीक बोला, कैसे बोला उसने कि देखो जो आदमी पहुंच वाला है और ये सबको पता है कि वो अपना काम करा लेता है ठीक, खड़ा कौन नहीं पाता है, साधारण आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी, तो पिस कौन रहा है, ये आदमी। और जो आदमी भले ही आप नौकरशाही है उसका कभी कहीं काम नहीं रुकता है, या भले ही वो आपके राजनीतिक हैं का घेरा है उनके काम नहीं रुकते, या जो बिजनेस में है, ये सभी लोगों के पास चीजें हैं इन्फ्लुएंस करने की। तो ये एक त्रिकोण हो गया, जनता इसमें पिस रही। तो उसी कड़ी में जो आपकी सिंह वाहिनी है, इन्होंने एक कदम उठाया, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है, जब कभी भी आप देखो, मैं वैसे तो अनुचित है मेरा बोलना कि आप प्रोग्राम कैसा कराते हैं, बट फिर भी मेरी आपको एक सलाह है मेरी तरफ से कि जब भी इस टाइप के आप आगे प्रोग्राम करें तो कृपया उसको थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखें। उससे क्या होगा कि आप खुद मैसेज देंगे कि भाई भ्रष्टाचार से मुक्ति तभी मिल सकती है जब आप सादा जीवन शुरू करें, ऐसा जीवन शुरू करोगे जो आपकी हैसियत के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा मर्सिडीज गाड़ी में चलना गलत है, लेकिन मर्सिडीज गाड़ी में चलने की उसका बिजनेस होना चाहिए, उसके पास इनकम सोर्स होना चाहिए, वो तो चल सकता है। अब जिस आदमी मान लो कि 4 बीघा मेरे पास जमीन में, पढ़ा लिखा हूँ 10वीं तक और मैं 4 व्हीलर लेके घूमूँ, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो मैं कोई ऐसा एक्ट कर रहा हूँ। 4 बीघा जमीन में इतनी पैदावार तो नहीं होती, मैं 4 4 व्हीलर लेके घूमता रहूँ। तो ये सब चीजें आपको समाज में दिखाना है कि वास्तव में जब तक आप सादा जीवन या एक एप्रोप्रिएट एक्ट, मतलब तो क्या कह सकते हैं हिंदी में, ये कह सकते हैं कि भाई उसके अनुकूल आपकी जो आमदनी है उसके अनुकूल व्यवहार, कि मान लो मेरा सैलरी महीने की 20,000 है तो मेरा खर्चा देखना चाहिए 20,000 जैसे ही यार, मेरा खर्चा 1 लाख जैसा नहीं। जब तक ये समाज में आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बढ़ावा नहीं दोगे ऐसे लोगों को, तब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप समाज में ऐसे लोगों को बढ़ावा दो जो साधारण है और बिल्कुल सही तरीके से जी रहे हैं, अपना सही काम कर रहे हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से। समाज में जब तक ऐसे लोगों को बढ़ावा दोगे जो हैसियत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कहीं कहीं अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, आप उनको बड़ा मानोगे तो फिर आप ये अपेक्षा करो कि भाई भ्रष्टाचार मिट जाए, तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा मुश्किल है, फिर आपके अपना मानना है। बाकी मेरी यही ओपिनियन है और इन सभी बातों की और भी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन श्रोता यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन और बहुत सारे भी आपके यहाँ पर सम्मानित सदस्य हैं जो भी अपनी अपनी बात रखेंगे और आप सबने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और सिंह वाहिनी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये ऐसा आयोजन किया। इवन तक मैं तो बेलूदा आया जब ये मेरे पुराने मित्र हैं ये आए तो मैंने तो मतलब मुझे संभव हुआ कि यहाँ भी ऐसी कोई संस्था काम कर रही है, क्योंकि जब मैं यहाँ था या पढ़ रहा था तो मैंने कभी ऐसी कोई संस्था बारे में सुना भी नहीं था। और आप सभी मंच पर सम्मानित सदस्य, आप सबका भी धन्यवाद कि आपने का मैं समय काट के मैंने पहले बोल दिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके सामने आपके समाज में मुख्य वक्ता और IPS श्री